हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने लिया है लाभानी से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार 7 पेन 10 रुपए की दर से खरीदता है तथा उन्हें 40% लाभ से बेचता है, तो 10 रुपए में एक ग्राहक कितने पेन खरीद सकता है। तो दोस्तों, इसे हम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने 7 पेन क्रय किए हैं, यानी कि खरीदे कितने के, 10 रुपए के। तो देखिए 7 पेन का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 10 रुपए। ठीक है, और क्या कहा उसने, 7 पेन 10 रुपए के खरीदे और उसे कैसे बेचा, 40% लाभ पर बेच दिया। यानी कि जब इसको बेचा है तो कितना लाभ कमाया, 40% का लाभ कमाया उसने। तो हम यहाँ पर दोस्तों इसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसका विक्रय मूल्य निकाल के देखते हैं। और विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, हम मैं बार बार आपको एक ही फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस माइनस परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस। हिंदी मीडियम बच्चे देख सकते हैं। क्रय मूल्य का 100 प्लस माइनस परसेंट बराबर विक्रय मूल्य। तो देखिए दोस्तों 7 पेन का क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपए। तो क्रय मूल्य यहाँ रख दीजिए 10 रुपए का मतलब क्या है, गुणा। क्या कहा उसने, 40% लाभ कमाता है। जब लाभ होता है तो हम प्लस करते हैं 100 में, और जब हानि होती है तो 100 में से घटाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, लाभ, तो 100 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 140% बराबर SP यानी कि विक्रय मूल्य। देखिए परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 100 लग जाएगा। तो 0 से 0 काट सकते हैं हम, और 1 0 से ये 0। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया दोस्तों, सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया 14 रुपए। दोस्तों सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया, 14 रुपए। कितने पेन का है ये है 7 पेन का। ध्यान से समझिएगा, सेलिंग प्राइस 14 रुपए निकल के आया 7 पेन का। फिर से सुनिए, 7 पेन उसने खरीदे 10 रुपए के, और जब बेचे हैं तो 40% लाभ कमाया। तो हमने इसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य निकाल लिया। तो विक्रय मूल्य क्या निकला दोस्तों, विक्रय मूल्य निकला है 14 रुपए। कितने पेन का, 7 पेन का। अब ध्यान से सुनिएगा, उसने क्या कहा, तो 10 रुपए में एक ग्राहक कितने पेन खरीद सकता है। 10 रुपए में एक ग्राहक कितने पेन खरीद सकता है। देखिए दुकानदार ने बेचे हैं और ग्राहक ने खरीदे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, 14 रुपए में 7 पेन बेचे, तो एक पेन कितने का बेचा होगा। 14 रुपए में जब 7 हैं तो एक पेन कितने का बेचा, यानी कि एक पेन का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, 2 रुपए। कितना होगा, 2 रुपए होगा दोस्तों। जब 7 पेन का 14 रुपए है तो एक पेन का कितना होगा, भाग दे दीजिए। तो हमने एक पेन का विक्रय मूल्य निकाल लिया, कितना, 2 रुपए। अब वो आपसे क्या कह रहा है, 10 रुपए में ग्राहक ने कितने खरीदे। तो देखिए एक पेन का सेलिंग प्राइस है 2 रुपए। ठीक है, तो कह रहा है 10 रुपए में कितने खरीदे, तो इसको 10 बना लीजिए, गुणा कर देंगे इसमें 5 का। तो देखिए 5 का गुणा होगा इसमें, और 5 का गुणा रुपए में कीजिए। 5 पेन और ये 5 दूनी 10, यानी कि 5 पेन खरीदे गए कितने रुपए में, 10 रुपए में। किसके द्वारा, ग्राहक द्वारा 10 रुपए में कितने पेन खरीदे गए, 5। जब एक पेन वो 2 रुपए का बेच रहा है दुकानदार, और ग्राहक खरीद रहा है, ग्राहक कितने खरीद रहा है, 2 रुपए का खरीद रहा है ग्राहक, और दुकानदार 2 रुपए का बेच रहा है। तो 10 रुपए में कितने खरीदेगा, तो मैं इसको 10 रुपए बना देता हूँ। 5 का गुणा जब इसमें करूंगा तो ये 10 हो जाएगा, और 5 गुणा यहाँ भी तो होगा पेन में। तो 10 रुपए में 5 पेन खरीद सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन आरआरसी हाजीपुर पटना ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है परसेंट से, और क्वेश्चन है एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थी थे जिसमें 900 लड़के और शेष लड़कियां थीं। यदि 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुए हैं तो फेल हुए परीक्षार्थियों के प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे हैं दोस्तों आपके पास 2000। कितने? 2000, जिनमें से 900 लड़के हैं। देखिए 2000 में से 900 क्या है? लड़के, यानी कि बॉय। ठीक है, जब 2000 में से 900 लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी? लड़कियां हो जाएंगी, इसको इसमें से घटा दीजिए, कितनी? 1100। लड़कियां कितनी आ गई? 1100 गर्ल। ठीक है ना। देखिए टोटल परीक्षार्थी कितने दे रखे हैं? 2000, जिनमें 900 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? टोटल विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या घटा देंगे तो लड़कियां आ गई। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। यदि 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हैं तो फेल हुए विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है? दोस्तों यहां पर आपको परसेंट दिया है पास का। किसका? पास का। ठीक है ना। देखिए यदि 32% पास हैं तो फेल कितने होंगे? बॉय, बॉय की बात कर रहे हैं पहले हम। यदि 32% लड़के पास हैं तो फेल कितने हो जाएंगे? 68%। इसका मतलब ठीक है ना, कितने? 68% क्या होंगे? फेल। तो देखिए इसका 68% निकाल लेंगे हम, तो डायरेक्ट हम फेल निकाल रहे हैं। ठीक है ना। फिर देखिए 38% लड़कियां पास हैं, 38% लड़कियां पास हैं तो फेल कितनी होंगी दोस्तों? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है ना, तो 100% में से 38% तो पास हैं, तो फेल कितनी होंगी? 62% क्या होंगी? फेल। और लड़के कितने फेल हैं? 68%। तो लड़कियां कितनी फेल हैं? 62%। फिर से ध्यान दीजिएगा, 32% लड़के फेल हैं, फेल है ना, सॉरी 32% लड़के पास हैं, 32% लड़के पास हैं तो फेल कितने हैं? 100% में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा? 68। फिर उसने कहा 38% लड़कियां पास हैं तो फेल लड़कियां कितनी आएंगी? 100% में से 38% घटाएंगे तो कितना आएगा? 62%। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम, संख्या आ जाएगी हमारे पास फेल हुए बच्चों की। देखिए परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा? 100। 0 से 0 काट सकते हैं हम, 0 से 0। आपको केवल गुणा करना। देखिए 9 8 72, यहाँ से लगी 2, 9 8 72, 2 हाथ लगी 7, 9 6 54 और 7 61, यानी कि 612 लड़के फेल हैं। क्या हैं? फेल। अब यहाँ देखते हैं परसेंट हटाएंगे, कितना आएगा नीचे? 100। 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, यहाँ से लगा 2, 11 छक्का 66 और 68, यानी कि 682 लड़कियां क्या हैं? फेल। लड़के कितने फेल हैं? 612। और लड़कियां कितनी फेल हैं? 682। यदि हम चाहें तो हम टोटल बच्चे ही बता सकते हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए इसे प्लस करेंगे हम, कितना हो गया? 6 दूनी 1200 और 12 और 82 यानी कि 94। ये हो जाएगा आपका 1294 बच्चे क्या हो गए दोस्तों? फेल हो गए। अब आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, लेकिन हमें ये संख्या बतानी है परसेंट में। तो दोस्तों कितने फेल हुए हैं? फेल हुए हैं 1294। कितने में से? याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बताता हूं, जहां आपको से और का ये दो शब्द दिखाई दे उस संख्या को हमेशा नीचे लिखते हैं। देखिए फिर सुनिए, 1294 फेल हुए हैं कितने में से? कितने में से? कितने में से? 2000 में से। तो 2000 को रखेंगे हम नीचे, इनटू में 100%, क्योंकि परसेंट में आंसर आ रहा है। देखिए सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, 2 के पार से इसको छोटा कर लेते। देखिए 2 6 12, 2 चौके 8, 2 7 14 और 2 के पार से कट जाएगा 10 बार। क्या बचा आपके पास? 647/10। जब दोस्तों इसमें 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 0 है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना आएगा आंसर? 64.7%, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन ये आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा भी जा चुका है और इस प्रकार से सवाल एग्जाम में बनते भी हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 कुर्सियां और 2 टेबल का मूल्य 700 रुपये है तथा 5 कुर्सी और 3 टेबल का मूल्य 1100 रुपये है, तो हमको 1 कुर्सी तथा 2 टेबल का मूल्य बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। कभी टेबल यहाँ लिख देता है, कभी गाय के बारे में लिखता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट इसी को रखता है, कॉन्सेप्ट यही रखता है, बस इन सब चीज़ों को चेंज करता है। कभी कुर्सियाँ बेचता है, कभी गाय बेचता है, तो इस प्रकार का सवाल एग्जाम में बनता है कई बार ग्रुप डी में। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है,
3 कुर्सी यानी कि 3 चेयर और 2 टेबल, इनका कुल मूल्य कितना 700। तो हम इसको जोड़ देते हैं, कितना मूल्य हो जाएगा इनका, कितना दिया है 700। फिर कह रहा है 5 कुर्सी यानी कि 5 चेयर और 3 टेबल, इनका टोटल मूल्य कितना है 1100, इनका कुल मूल्य कितना है 1100। और आपसे पूछा क्या है, 1 कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य बताइए। इस प्रकार का सवाल जब भी दोस्तों एग्जाम में आए तो याद रखिएगा, ये संख्या है ना कुर्सी और टेबल की, इनकी सिंगल संख्या निकाल लीजिए, सिंगल वाली, ठीक है। और फिर आपसे वो कितनी भी पूछे, 4 कुर्सी, 10 कुर्सी, 15 टेबल, तो आप उसको आसानी से बता देंगे। तो देखिए हम इसको सिंगल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ये बेसिक तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि जब से हमने मैथ पढ़ना शुरू की है, देखिए हम यहाँ या तो कुर्सी को हटा देंगे या टेबल को हटा लेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 का गुणा हम यहाँ करते हैं, 5 कुर्सियाँ, 5 का गुणा यहाँ करते हैं, और 3 का गुणा करेंगे इस वाली कंडीशन में, 3 का गुणा करेंगे इस वाली कंडीशन, ठीक है, क्रॉस गुणा। 5 का गुणा यहाँ और 3 का गुणा यहाँ। अब देखिए गुणा करते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यहाँ करते हैं 3 का गुणा, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9 और 11 तिया 33। देखिए अब यहाँ हम चिन्ह को बदलेंगे, देखिए ये प्लस का है तो इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस का है इसे माइनस करेंगे, और ये भी प्लस का है इसे माइनस कर देंगे। अब देखिए प्लस माइनस का है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 15C और 15C कट गए। अब देखिए 10T और माइनस का क्या है 9T, तो इसमें से घट जाएगा, कितना आएगा 1T, यानी कि एक टेबल की कीमत आ रही है कितनी 3500 में से 3300 गए, कितने बचे 200। तो दोस्तों एक टेबल का मूल्य कितना आ गया आपके पास निकल के 200 रुपये। अब आप कुर्सी का भी निकाल सकते हैं, देखिए कुर्सी का कैसे निकालेंगे, कुर्सी का निकालते हैं, पहली वाली कंडीशन ले लीजिए या दूसरी कोई सी भी, 3C प्लस 2T बराबर कितना दे रखा है 700। देखिए एक टेबल कितने की 200 की, तो यहाँ जैसे आप 200 रखेंगे दोस्तों टेबल की जगह, तो 200 का गुणा हो जाएगा 200 में, 200 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 3C प्लस, जैसे टेबल की कीमत कितनी है 200, 200 यहाँ रखेंगे तो 200 का गुणा किस में होगा 2 में, तो ये हो जाएगा 400 बराबर में 700। देखिए 400 को बराबर क्या ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 700 में से घटेगा कितना बचेगा 300, बराबर में कितना है 3C। इसे काट सकते हैं 3 से 300 को, तो C कितना आ गया 100। यानी कि आपके पास चेयर कितने की है दोस्तों, एक 100 रुपये की, और टेबल एक कितने की है 200 रुपये की। यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, एक कुर्सी और 2 टेबल। तो देखिए एक कुर्सी का मूल्य तो कितना होगा, एक कुर्सी का मूल्य तो कितना होगा 100 रुपये, और एक टेबल कितने की है 200 की, तो 2 टेबल पूछ रहा है आपसे, एक टेबल कितने की है 200 की, तो 2 टेबल कितने की होंगी 400 की, तो टोटल मूल्य कितना आ जाएगा इनका 500 रुपये आ जाएगा निकल के। यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों क्वेश्चन RRC गुवाहाटी ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जय और जोया, ठीक है ना, जय और जोया की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का अनुपात का योग 63 है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 व्यक्ति दिए हैं, क्या नाम है उनके, जय और जोया, और यहाँ पर आपको उनका वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। देखिए यह कह रहा है ना है, यानी कि आपको यहाँ वर्तमान अनुपात दिया है उनकी आयु का, कितना दिया है 5:2। ये क्या है दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि प्रेजेंट का, ठीक है, वर्तमान कहता हूँ मैं इसको, या प्रेजेंट अनुपात में है तो मैं इसमें x लगा देता हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब आपसे उसने कहा उनकी आयु का योग कितना है 63, तो दोस्तों उनकी आयु का योग 63 है, हम इस अनुपात को जोड़ भी सकते हैं, तो इनकी आयु का योग कितना हो गया, देखिए रहा 5 और 2 7x, ये योग हो गया, ठीक है, योग हो गया उनका प्रेजेंट का, और प्रेजेंट का योग कितना दे रहा है 63, तो इसको हम इसके बराबर कर सकते हैं। देखो 7 से 63 को काट सकते हैं, 7 नाम 63, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 9। यहाँ से यदि आप चाहें तो दोनों की उम्र ज्ञात कर सकते हैं वर्तमान की। तो देखिए इनकी वर्तमान की उम्र क्या होगी, जय और जोया, इनकी वर्तमान उम्र क्या होगी, देखिए जय कितना है 5x, तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, देखिए यहाँ रखेंगे x की वैल्यू, तो 9 पन्ना 45, तो जय हो गया 45 साल का प्रेजेंट में, और जोया कितना है
2x है तो x की वैल्यू कितनी 9, यहाँ रखेंगे 9 तो 9 दूनी 18 और जुया कितने हो गई 18 वर्ष की। लेकिन उसने क्या पूछा आपसे 9 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से, इनकी वर्तमान उम्र से 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आज ये 45 का है तो 9 वर्ष बाद कितने का होगा, तो हम इसमें 9 जोड़ देंगे। और ये 18 का है तो 9 वर्ष बाद ये कितने का होगा, तो इसकी आयु में भी 9 जोड़ देंगे। तो देखिए 9 जब इसमें जोड़ेंगे कितना होगा 54 और 9 इसमें जोड़ेंगे तो कितना 27। इस अनुपात को हम छोटा भी कर सकते हैं। देखिए 27 से कम 27 और 27 दूनी 54, तो इसका अनुपात कितना आ गया 2:1, यानी कि इनकी 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 2:1, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों याद रखिएगा इस प्रकार के एज के सवाल भी ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन लिया गया है संख्या पे आधारित से, और इस क्वेश्चन को मैंने रखा है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों याद रखिएगा जब भी आपसे बात करे वो क्रमागत लगातार सतत, ठीक है ना, इस प्रकार के वर्ड जब भी क्रमागत लगातार सतत विषम या फिर सम, ठीक है ना, विषम या फिर सम संख्याएं, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये संख्या क्या होती है, ये संख्या होती है x, x+2, x+4, x+6, x+8, इसी प्रकार ये आगे बढ़ती है, ठीक है ना। जब भी आपसे बोले क्रमागत लगातार सतत विषम कहे या फिर सम कहे, विषम संख्या या सम संख्या, तो संख्या क्या होती है x, x+2, x+4, इस प्रकार की संख्या आगे बढ़ती हैं। यहाँ आपसे बोला है 3, तो हम 3 संख्या ले लेते हैं क्रमागत विषम संख्या, ठीक है ना। शुरुआत की देखिए 1, दूसरी x+2 और तीसरी x+4, मैंने 3 संख्या ले ली। अब उसने क्या कहा, इनमें से 2 संख्याओं का योग, ठीक है ना, 2 का योग, तो देखिए 2 का योग, पहली और दूसरी का मैं योग कर देता हूँ, 2 संख्याओं का योग कर दिया। देखिए तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या कौन सी है x+4, तीसरी संख्या से देखिए 2 संख्याओं का योग, देखिए 2 संख्याओं का योग तीसरी से 5 अधिक है, यानी कि ये योग जो है ना इस संख्या से 5 अधिक है। फिर से सुनिए, ये वाला इन दोनों का योग इस तीसरी संख्या से 5 अधिक है। दोस्तों ये तो 5 अधिक है, जब हम इसको बराबर करेंगे तो हमेशा अपोजिट वाले में जोड़ते हैं, ठीक है ना। जब हम इसे बराबर करेंगे, ये तो 5 अधिक है ही, जब इसे हम बराबर करेंगे तो हमेशा अपोजिट वाले में 5 जोड़ते हैं। और सबसे अच्छा तरीका, जब भी आपसे अधिक या कम कहे, मैं आपसे बार बार बताता हूँ, जब भी आपसे अधिक या कम की बात करे तो हमेशा अंतर कर दो दोनों का और बराबर में 5 लिख दो, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए x और x ये हो जाएगा दोस्तों, इसको ऐसे लिखते हैं, अच्छा x, x+2, ठीक है, इसको बराबर क्या लाएंगे हम, तो ये पूरा पद माइनस का होगा, देखिए इस प्रकार, ठीक है ना। जब इसको हम बराबर किस तरफ लाएंगे x वाली संख्याओं में, तो ये माइनस का होगा पूरा, बराबर यहाँ क्या बचेगा 5। अब देखिए x, x+2, जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये प्लस का है, माइनस का यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 4 है, जब ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4 बराबर में 5। अब देखिए एक x है प्लस का और दूसरा माइनस का, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। अब क्या बचा आपके पास बचा है x, देखिए प्लस का 2 और माइनस का 4, ये संख्या बड़ी है तो ये घट जाएगी, तो घटने पे क्या आएगा -2, माइनस का चिन्ह इसलिए आएगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, प्लस का 2 और माइनस का 4 क्या होगा -2 बराबर में 5। अब ध्यान से देखिए, ये जब बराबर किस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा +2, इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आएगा 7। आपके पास x की वैल्यू आ गई है 7। अब आपसे क्या पूछा, तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, पहली x है, दूसरी क्या है x+2, तो आपको सिर्फ यहाँ मान रखना है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी है x की वैल्यू कितनी है 7 और प्लस में क्या 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 9, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को मैंने रखा है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की श्रेणी में। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का योग 286 है, यदि पहली संख्या दूसरी से दुगनी हो तो, तथा तीसरी संख्या पहली की 1/3 हो तो दूसरी संख्या क्या है।
तो दोस्तों यहाँ आपको 3 संख्याएं दी हैं, ठीक है ना। देखिए पहली, दूसरी और तीसरी, और किस प्रकार दे रखा है, देखिए क्या कह रहा है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी हो, तो दूसरी हम मान लेते हैं x, ठीक है ना। पहली संख्या दूसरी से दुगनी हो तो ये कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है ना। क्या कहा उसने, पहली संख्या दूसरी से दुगनी हो, तो दूसरी को हम क्या मान लेते हैं x, ठीक है ना। तो पहली वाली क्या हो जाएगी, इसका दुगना। फिर उसने क्या कहा, तीसरी संख्या ये पहली संख्या का 1/3, तीसरी संख्या पहली कितनी है 2x, इसका 1/3 है, ठीक है ना। यहां तक सॉल्व हो गया, ठीक है। इसे हम ले लेते हैं दोस्तों अनुपात में, क्योंकि तीनों को योग दे रखा है, इसे हम अनुपात में ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो संख्याएं सही हैं, लेकिन ये कैसी है दोस्तों, बटे में दे रखी है, क्या हो जाएगी ये 2x/3। इसे हम देखिए सॉल्व करते हैं। यदि आप चाहें तो 3 का गुणा यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, आप इसके लिए इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 1, इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब देखिए ध्यान से, 1 1 3 का एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा 3। जब भी इस प्रकार की कंडीशन हो, जो बटे में दे रखा हो आपको और बटे से हटाना हो संख्याओं को, देखिए बटे में दे रखा है, इसके नीचे 1 मान लिया मैंने, ठीक है ना। 1 1 3, इसका एलसीएम कितना आएगा 3। तो आप इस एलसीएम का यहाँ गुणा कर दीजिए, ऊपर यहाँ कर दिया मैं 3 का गुणा, यहाँ कर दिया 3 का गुणा, और यहाँ भी कर दिया, ठीक है ना। एलसीएम का गुणा कर दीजिए। अब देखिए 1 का इसमें भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 6x। ये कितना हो जाएगा 3x, और देखिए 3 से 3 कटेगा, ये कितना बचेगा 2x। तो ये संख्या दोस्तों किस अनुपात में आ गई, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात क्या आया 6 3 2, ठीक है ना। क्या आया अनुपात 6 3 2। अब देखिए क्या कह रहा है वो, तीनों संख्याओं का योग 286 है, तीनों संख्याओं का योग 286 है। तो इसका योग कर लेते हैं, देखिए 9 2 11, कितना हो गया योग 11, और कितना दे रखा है आपको 286, 286 योग आपको दे रखा है दोस्तों 286। देखिए 11 के पार से काट सकते हैं हम, 11 दूनी 22, 6 बचेगा, 11 छक्का 66, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास 26, यानी कि 26। अब उसने आपसे क्या पूछा, तो दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, दूसरी संख्या क्या निकल के आई थी अनुपात में 3x। तो आपको सिर्फ यहाँ वैल्यू रखनी है x की 3x में, क्योंकि दूसरी संख्या क्या है 3x है। तो x की वैल्यू कितनी है 26 रख दीजिए, गुणा करें कितना आएगा 3 दूनी 6 60, 6 3 6 18, यानी कि 18 और 60 78। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।